भूमध्य सागर की ठंडी लहरों के बीच अचानक एक भव्य और रहस्यमय दृश्य ने पूरे मध्य पूर्व को झकझोर कर रख दिया। भारतीय नौसेना का शक्तिशाली युद्धपोत त्रिखंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है, चुपचाप लेकिन निर्णायक अंदाज में भूमध्य सागर के सामरिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। यह कोई साधारण नौसैनिक गश्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसकी गूंज अरब जगत से लेकर अंकारा और वॉशिंगटन तक सुनाई देने लगी। रात के सन्नाटे में त्रिखंड के रडार और मिसाइल सिस्टम सक्रिय हो चुके थे। उसकी हर हरकत पर उपग्रह निगाह रख रहे थे, लेकिन असली हलचल जमीन पर थी। सऊदी अरब, तुर्की और अन्य अरब देशों के रणनीतिक गलियारों में तुर्की के रक्षा मंत्रालय की विशेष बैठक आधी रात को बुलाई गई। अंकारा के भूमिगत वॉर रूम में माहौल तनावपूर्ण था। बड़े डिजिटल स्क्रीन पर भारतीय युद्धपोत की स्थिति दिख रही थी। तुर्की के शीर्ष नौसैनिक कमांडर ने कहा, यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है, भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। उसी वक्त सऊदी अरब के खुफिया विभाग को भी रिपोर्ट मिली कि भारतीय युद्धपोत की दिशा केवल शो ऑफ पावर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी तैनाती किसी गुप्त रणनीतिक उद्देश्य के तहत हो रही है। यह बात सऊदी शाही परिवार तक पहुंची तो वहां भी बेचैनी फैल गई। भारत का त्रिखंड युद्धपोत अपने आप में एक चलता फिरता किला है। 4000 टन से अधिक वजन वाला यह पोत स्टेल्थ तकनीक, सुपरसोनिक मिसाइलों और उन्नत सेंसरों से लैस है। इसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यह अकेले ही किसी पूरे नौसैनिक स्क्वाड्रन को चुनौती दे सकता है। भूमध्य सागर में इसकी मौजूदगी का मतलब था भारत अब केवल हिंद महासागर तक सीमित शक्ति नहीं रहा, बल्कि उसने अपने रणनीतिक दायरे को यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैला दिया है। अरब देशों के लिए यह कदम असहज करने वाला था। सऊदी अरब, जो अब तक अमेरिकी और यूरोपीय सुरक्षा ढांचे पर निर्भर रहा था, पहली बार देख रहा था कि एक एशियाई महाशक्ति उसकी पारंपरिक सुरक्षा परिधि में उतर आई है। खाड़ी क्षेत्र के सैन्य विश्लेषकों ने तुरंत रिपोर्ट तैयार कर अपने शासकों को चेतावनी दी। भारत की यह उपस्थिति सिर्फ नौसैनिक गश्त नहीं, बल्कि एक नए शक्ति समीकरण की शुरुआत है। वहीं तुर्की, जो नाटो का सदस्य होने के साथ साथ भूमध्य सागर में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, उसे यह कदम अपने लिए एक अप्रत्याशित चुनौती लगा। दिलचस्प बात यह थी कि भारतीय युद्धपोत का आगमन बिना किसी सार्वजनिक घोषणा या शोर शराबे के हुआ था। न तो नई दिल्ली ने पहले से कोई बयान जारी किया, न ही किसी विदेशी बंदरगाह पर उसका दिखावटी स्वागत हुआ। यह पूरा मिशन रहस्यमय अंदाज में चल रहा था। केवल कुछ ही घंटे पहले सैटेलाइट इमेजरी ने जब त्रिखंड को स्वेज नहर पार करते देखा, तभी दुनिया को इसकी भनक लगी। इसके बाद तो जैसे भू राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया। सऊदी अरब में रक्षा परिषद की आपात बैठक में एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा, भारत की यह चाल केवल सैन्य उपस्थिति नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है। अब मध्य पूर्व में खेल के नए खिलाड़ी आ चुके हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने नौसैनिक कमांडरों को आदेश दिया कि भारतीय युद्धपोत की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। भूमध्य सागर में तुर्की के ड्रोन और निगरानी विमान सक्रिय कर दिए गए, लेकिन त्रिखंड अपनी स्टेल्थ क्षमताओं की वजह से आसानी से उनकी निगाहों से बचता हुआ अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त करता रहा। भारत ने न तो धमकी दी, न ही किसी देश को निशाना बनाया, लेकिन उसकी खामोश उपस्थिति ही पर्याप्त थी। अरब जगत और तुर्की को असहज करने के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के उस बड़े भू राजनीतिक विजन का हिस्सा है, जिसमें वह केवल हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि भूमध्य सागर से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक अपनी समुद्री उपस्थिति को मजबूत बनाना चाहता है। हाल के वर्षों में भारत ने कई रणनीतिक साझेदारियां की हैं। फ्रांस, ग्रीस, मिस्र और इजराइल जैसे देशों के साथ नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेकर उसने संकेत दे दिए थे कि उसकी नजरें भूमध्य सागर पर भी हैं। असली सस्पेंस अब शुरू हुआ। त्रिखंड आखिर यहां क्यों आया है? कुछ सूत्रों का दावा था कि यह युद्धपोत संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के बहाने यहां पहुंचा है, लेकिन वास्तविक मिशन कहीं अधिक गुप्त और गहरा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में रिपोर्ट दी थी कि भूमध्य सागर में कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही हैं। विशेष रूप से सीरिया और तुर्की के तटों के पास कुछ संदिग्ध जहाजों की आवाजाही में अचानक वृद्धि हुई थी। क्या भारत इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यहां आया है, या फिर यह कदम उस नए सामरिक गलियारे का हिस्सा है जो भारत, यूरोप और मध्य पूर्व को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना आई MEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप,
कॉरिडोर से जुड़ा है अरब और तुर्की के रणनीतिक विशेषज्ञों के बीच भी इस पर बहस छिड़ गई। कुछ का मानना था कि भारत अमेरिका की रणनीतिक छतरी में रहकर यह कदम उठा रहा है, जबकि कुछ इसे भारत की स्वतंत्र महाशक्ति बनने की दिशा में बड़ा संकेत मान रहे थे। इस बीच एक और घटना ने सस्पेंस को और गहरा दिया। त्रिखंड ने भूमध्य सागर के एक सामरिक बिंदु के पास अपनी स्थिति स्थिर कर ली, ठीक उसी जगह जहां से तेल और गैस की कई बड़ी पाइपलाइनों के समुद्री मार्ग गुजरते हैं। यह स्थिति न केवल ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से संवेदनशील थी, बल्कि यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा से भी सीधे जुड़ी हुई थी। अचानक से एक क्षेत्रीय शक्ति का इस क्षेत्र में उतरना एक बड़े भू राजनीतिक खेल की शुरुआत जैसा लग रहा था। रात के सन्नाटे में जब समुद्र पर त्रिखंड का काला सिलहूट दिखाई देता तो वह एक चलती फिरती चेतावनी की तरह था। अब शक्ति का संतुलन बदल रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और अन्य अरब देशों ने भले ही सार्वजनिक रूप से कोई बयान न दिया हो, लेकिन उनके रणनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी थी कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति तय करने आ गया है और उसकी पहली झलक भूमध्य सागर में दिख चुकी है। क्या भारत अब इस क्षेत्र में स्थायी उपस्थिति बनाने जा रहा है? क्या यह एक नए युग की शुरुआत है, जहां भूमध्य सागर में अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय जहाजों के बीच अब भारतीय युद्धपोत भी अपनी जगह बनाएगा? इन सवालों के जवाब अभी छिपे हुए हैं, लेकिन इतना तय है, त्रिखंड की एंट्री ने अरब जगत और तुर्की की रणनीतिक नींद उड़ा दी है और आने वाले हफ्तों में यह कहानी और भी गहराई ले सकती है। सितंबर 2025 की एक शांत सुबह, जब दुनिया का ध्यान एशिया प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन मोर्चे पर केंद्रित था, तब भूमध्य सागर में अचानक एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसने अरब जगत से लेकर यूरोपीय राजधानियों तक में हलचल मचा दी। भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक और त्रिस्तरीय युद्ध क्षमताओं से लैस INS त्रिखंड, जो द डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य सागर में प्रवेश कर चुका था। यह कदम भारत की नौसैनिक कूटनीति और वैश्विक शक्ति प्रदर्शन की दिशा में एक निर्णायक मोड़ माना गया। सामान्यतः हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय रहने वाली भारतीय नौसेना की किसी युद्धपोत की भूमध्य सागर में तैनाती अभूतपूर्व थी। आधिकारिक तौर पर भारत ने इसे एक मैत्री मिशन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत बताया, परंतु खाड़ी और तुर्की में इस कदम को एक गहरे रणनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने समुद्री अभियानों का दायरा हिंद महासागर से बाहर यूरोपीय, अफ्रीकी और पश्चिम एशियाई जल क्षेत्रों तक बढ़ाया है। यह बदलाव केवल ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक वैश्विक नौसैनिक शक्ति के रूप में भारत की उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में था। लेकिन इस बार का कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं था। त्रिखंड के साथ भारत ने भूमध्य सागर में अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटवर्क का भी विस्तार शुरू कर दिया। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह और ग्रीस के सुदा बे जैसे ठिकानों पर भारतीय नौसेना के संपर्क बढ़ने लगे। इस बीच सऊदी अरब और तुर्की ने अचानक एक संयुक्त सैन्य संवाद सम्मेलन बुलाया, जिसमें भारतीय नौसेना की मौजूदगी को क्षेत्रीय समीकरणों को अस्थिर करने वाला कदम बताया गया। सऊदी अरब और तुर्की के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई मतभेद रहे थे, खासकर मुस्लिम जगत में नेतृत्व को लेकर, परंतु भारत की इस अप्रत्याशित नौसैनिक तैनाती ने दोनों देशों को एक साझा चिंता के बिंदु पर ला खड़ा किया। सऊदी अरब को डर था कि भारतीय नौसेना की भूमध्य सागर में मौजूदगी उसके तेल निर्यात मार्गों और लाल सागर मिस्र स्वेज कैनाल के रणनीतिक कॉरिडोर पर एक निगरानी छतरी बना सकती है। वहीं तुर्की, जो खुद भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन में अहम भूमिका निभाता है, भारतीय नौसैनिक उपस्थिति को अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में नई ताकत का अतिक्रमण मान रहा था। तुर्की की नौसेना ने अपने पश्चिमी कमान के कुछ फ्रिगेट्स और एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर को एजियन सागर से भूमध्य की ओर तैनात कर दिया। यह संदेश था, भारत की नौसेना अब केवल दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में देखी जा रही थी। भारत के इस कदम की गहराई समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि INS त्रिखंड महज एक युद्धपोत नहीं, बल्कि एक तैरता हुआ कमांड सेंटर है। यह ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसकी तैनाती का मतलब है कि भारत ने भूमध्य सागर में न केवल अपनी आंखें और कान खोले हैं, बल्कि एक ऐसा दांत भी दिखाया है जिसे अनदेखा करना मुश्किल होगा।
इस उपस्थिति ने न केवल सऊदी और तुर्की को सतर्क किया, बल्कि यूरोपीय यूनियन, रूस और अमेरिका के रणनीतिक हलकों में भी नई चर्चा छेड़ दी। अमेरिका, जो पारंपरिक रूप से भूमध्य सागर को अपनी नौसैनिक शक्ति का क्षेत्र मानता आया है, उसने भारत की इस तैनाती को सकारात्मक लेकिन निकटता से मॉनिटर किए जाने योग्य कहा। रूस के लिए यह एक अवसर था कि वह भारत के माध्यम से भूमध्य सागर में अपने प्रभाव को संतुलित रख सके, जबकि फ्रांस और ग्रीस जैसे यूरोपीय देश भारतीय नौसेना के साथ सहयोग के नए रास्ते तलाशने लगे। दूसरी ओर सऊदी अरब और तुर्की ने भारत की इस चाल को रोकने के लिए गुप्त कूटनीतिक और सैन्य कदम उठाने शुरू किए। रियाद में तुर्की के रक्षा मंत्री की अचानक हुई यात्रा में दोनों देशों ने एक समुद्री निगरानी समन्वय तंत्र बनाने का निर्णय लिया, जिसमें उनके नौसैनिक जहाजों को भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में संयुक्त गश्त के लिए तैनात करने की योजना बनी। तुर्की के ड्रोन बेड़े और सऊदी की निगरानी क्षमताओं को मिलाकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा रहा था जो भारतीय युद्धपोत की हर गतिविधि पर नजर रख सके। इस गठजोड़ को अरब मीडिया ने नई समुद्री संधि का नाम दिया। भूमध्य सागर में इस समय स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी थी कि एक छोटी सी गलती भी किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती थी। त्रिखंड के रडार पर अचानक एक अज्ञात यूएवी की गतिविधि दर्ज की गई, जो कुछ देर भारतीय युद्धपोत के ऊपर मंडराता रहा और फिर भूमध्य सागर के दक्षिणी तट की ओर लौट गया। भारत ने इस पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन है। तुर्की ने तुरंत बयान जारी कर कहा कि वह अपनी समुद्री सीमा में किसी भी गतिविधि की निगरानी का अधिकार रखता है। हालांकि सऊदी अरब चुप रहा, लेकिन उसके रक्षा विश्लेषकों ने सार्वजनिक मंचों पर भारत को ऊर्जा मार्गों पर अनावश्यक दबाव डालने वाला देश कहना शुरू कर दिया। इस बीच अरब लीग और इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन OIC में भी भारत की इस नौसैनिक गतिविधि पर चर्चा छिड़ गई। पाकिस्तान, जो लंबे समय से भारत के खिलाफ कूटनीतिक मंचों पर सक्रिय रहता है, ने इस अवसर को भुनाने की कोशिश की। उसने कहा कि भारत की नौसेना की तैनाती इस्लामी देशों के खिलाफ सामरिक घेराबंदी का हिस्सा है। हालांकि कई अरब देशों ने पाकिस्तान की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, परंतु सऊदी और तुर्की ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का निर्णय कर लिया। भारत के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती वाली थी। एक ओर उसे अपने सामरिक हितों की रक्षा करनी थी, दूसरी ओर उसे क्षेत्रीय देशों के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं था। नई दिल्ली में इस पूरे घटनाक्रम पर उच्च स्तरीय बैठकें होने लगीं। विदेश मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय के बीच लगातार संवाद हुआ। भारत ने यूरोप, अमेरिका और मिस्र के साथ अपनी कूटनीतिक लाइन मजबूत की, ताकि भूमध्य सागर में उसकी उपस्थिति को वैश्विक समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में पेश किया जा सके, न कि किसी एक क्षेत्र के खिलाफ सैन्य कदम के रूप में। साथ ही भारत ने संयुक्त अभ्यासों और मानवीय अभियानों की घोषणाएं भी की, जिससे उसका मिशन अधिक स्वीकार्य लगे। लेकिन पर्दे के पीछे भारतीय नौसेना ने भी अपनी तैनाती को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। भूमध्य सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 2 और लॉजिस्टिक जहाज भेजे गए और एक पनडुब्बी तैनाती पर विचार शुरू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में सस्पेंस का सबसे बड़ा पहलू यह था कि भारत की इस चाल के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था। क्या भारत केवल अपने ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा कर रहा था, या फिर वह एक नए मैरीटाइम आर्क की नींव रख रहा था, जो हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हो। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह नीति एक्सटेंडेड मरीन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसके तहत वह विश्व के प्रमुख जलमार्गों पर अपनी नौसैनिक उपस्थिति स्थापित कर रहा है। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के समानांतर एक नई शक्ति संरचना हो सकती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भूमध्य सागर एक नए रणनीतिक सस्पेंस का केंद्र बनता गया। एक ओर भारतीय नौसेना की मौजूदगी थी, दूसरी ओर तुर्की सऊदी गठबंधन धीरे धीरे सैन्य समन्वय बढ़ा रहा था। रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश सावधानी से स्थिति को देख रहे थे, क्योंकि एक छोटी सी झड़प भी ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकती थी। सुएज कैनाल से होकर प्रतिदिन लाखों बैरल तेल और विशाल मात्रा में व्यापारिक माल गुजरता है,
और अब उसी क्षेत्र में 3 बड़े शक्ति केंद्र आमने सामने थे। रात के अंधेरे में जब भूमध्य सागर की लहरें शांत दिखती थीं, तब भी उनके नीचे कूटनीति, जासूसी और सैन्य रणनीतियों की हलचल लगातार जारी रहती थी। कोई भी पक्ष अभी पहला कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन सभी जानते थे कि पहला कदम अगर उठ गया तो भूमध्य सागर केवल एक समुद्री मार्ग नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक भू राजनीति का नया युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। अब तक भारत के खिलाफ सऊदी अरब, जो पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका था, अब उसे साथ देने के लिए गीदड़ों की फौज इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। भारत के खिलाफ सऊदी और तुर्की ने एक बार फिर से गठबंधन शुरू कर दिया है। इसको लेकर के भारत के खिलाफ भारतीय नौसेना के सामने सऊदी अरब के साथ अब तुर्की ने अपनी सेना को उतार दिया है। इस वक्त भूमध्य सागर में भारत और तुर्की साथ ही सऊदी अरेबिया की सेनाएं आमने सामने पहुंच चुकी हैं। हाल यह बन चुका है कि इस वक्त भीषण घमासान की स्थिति बन चुकी है। इस वक्त सऊदी अरब में एक अलग सा सन्नाटा पसर चुका है। भूमध्य सागर से लेकर के पूरे लाल सागर और इसको लेकर के अब तक चल रही नीतियों पर भारत का दिया गया अल्टीमेटम खत्म होने के साथ ही भारत एक्शन मोड में आ चुका है। भारतीय नौसेना के साथ ही साथ भारतीय सेना भी उतर चुकी है, जिसके चलते अब यह मामला किसी और दिशा में मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। जो तुर्की अब तक इस मामले में शांत बैठा हुआ था, भारत से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे एक बार फिर से मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चुल ने सऊदी अरेबिया के साथ जंग के मैदान में उतार दिया है। दरअसल भारत इस वक्त ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में मौजूद है और भारतीय नौसेना यहां पर भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ अपनी नेवी एक्सरसाइज कर रही है, जिसके चलते अब तुर्की और सऊदी अरेबिया की हालत खराब हो चुकी है। भारत का चौतरफा सऊदी अरेबिया को घेरना अब तुर्की के लिए भी खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच तुर्की की नई एंट्री सामने आ चुकी है। जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम में तुर्कियों की एंट्री दिखाई दे रही है, अब यह मामला ग्लोबली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पर सऊदी अरेबिया के पीठ पीछे छुरा घोंपने से शुरू होने वाला मामला अब भूमध्य सागर में भारतीय सेना की असल ताकत तक पहुंच चुका है। अब पूरी दुनिया यह देखने जा रही है कि भारतीय सेना का चलता हुआ जो डिस्ट्रॉयर है, यह पानी में तैरने वाला, वह किस कदर से तबाही मचा सकता है। और इस बात का डर पूरे मीडिया से लेकर के वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, यहां तक कि अमेरिका भी इस पर अपनी नजरें गड़ा चुका। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।